नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं प्रखर श्रीवास्तव जी। और हम बात करेंगे न केवल पटना के मां साहब की, हम बात करेंगे एक मेकअप आर्टिस्ट की भी, जो कि आजकल इतिहासकार के नाम से जानी जाती हैं। तो दो महान आत्माओं के बारे में हम बात करने वाले हैं प्रखर जी से। तो प्रखर जी, उस दिन हमने पटना के मां साहब जी की काफ़ी क्या बोलते हैं, फैक्ट चेक की थी। फैक्ट चेक हाँ ही कहते हैं उसको हम, हाँ। फैक्ट चेक ही तक रह जाए। वैसे तो हमने चीर फाड़ की थी, ये कह सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं थी वो, और बहुत ही पॉपुलर हुई। करीब 2 लाख से ऊपर उसके व्यूज चल रहे हैं इस समय। तो उसमें कुछ चीजें रह गई थी साहब। वो जो है वो, जी। एक तो गांधी जी जो थे वो आजादी के समय नोआखाली में बताए गए थे, लेकिन मेरे विचार से तो वो शायद कलकत्ते में थे। आपका क्या विचार है? दरअसल दरअसल सर, भारत में कुछ चीजें ऐसे झूठ हैं जिनको सच मान लिया गया है। हम्म। और यही में से एक झूठ है जिसके लिए कहते हैं कि बड़े बड़े लोग देखे मैंने। भाई ये तो पटना वाले मास्टर जी के अलावा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। और लिबरल्स लोग जो यूथ है, बड़ा वोक टाइप के बच्चे उसको बड़ा देखते हैं। दल्लन टॉप टाइप, यानी क्या नाम है उसका, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है। तो उसके भी संपादक ने, है ना, एक बार दो बच्चों की बेइज्जती करती ये बोला था, बोला तुम जानते क्या हो गांधी के बारे में? गांधी जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी नोआखली में दंगे की आग बुझा रहे थे। और यही बात जो है पटना वाले मास्टर जी ने भी कही। ये दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ है, मिथ है जो फैलाया जाता है। मतलब गांधी जी जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी कलकत्ता में थे। और कलकत्ता में वो मुसलमानों की जानें बचाने की कोशिश करने के लिए कलकत्ता में रुक गए थे। नोआखली उस वक्त जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में जा चुका था। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं पूरा घटनाक्रम, किस तारीख को कहां वो कैसे कैसे पहुंचे थे, वो सब बता दूंगा, जिससे क्लियर हो जाए कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कलकत्ता में थे या नोआखली में थे, जैसे पटना वाले माट साहब या दूसरे कुछ पत्रकार संपादक टीवी डिबेट वगैरह में बात जो झूठ सर, फैलाते हैं, वो सब क्लियर नोआखली हो तो जाए। वो अक्टूबर नवंबर 1946 में हुआ था, तो वहां कैसे रहते बिल्कुल वो? बिल्कुल अब उनकी बिल्कुल। बकरी तो को मार देखिए, के खा गए थे मुसलमान, उसके बाद वो भाग आए थे वहां वो से। तो बहुत 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 ही ट्रेजिक यात्रा है उनकी। मतलब उस यात्रा में उनके साथ जो जो व्यवहार हुआ है, मतलब उसको क्या ही बताया जाए। तो पहले अगर हम 15 अगस्त भारत की आजादी के समय की हम अगर पूरी घटनाक्रम को देखें, तो गांधी ने घोषणा करी थी कि वो नोआखली के लिए जा रहे हैं। ये अगस्त के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में, मतलब 8-9 अगस्त को वो रवाना हुए थे नोआखली के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो नोआखली पहुंचने से पहले कलकत्ता में रुके। कलकत्ता में जब रुके तो कलकत्ता के अंदर दंगे हो रहे थे। और इस बार दंगों में भारी थे हिंदू, क्योंकि जो एक साल पहले 16 अगस्त 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, सूरावर्दी बंगाल के कसाई ने किया था, उसमें मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। लेकिन अब मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल से जा चुकी थी, सोहरावर्दी सत्ता से जा चुका था, कांग्रेस की वहां पर सरकार थी, तो हिंदू लोग जो है, जो दंगा चल रहा था, और 46 के जो अपराधी थे उनको तबीयत से सबक सिखाया जा रहा था। तो जो सूरावर्दी था, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल, बंगाल का कसाई कहते हैं, जब गांधी नोआखली जाने से पहले कलकत्ता में रुके तो सूरावर्दी वहां पर पहुंच गया। और सूरावर्दी ने गांधी के सामने गुहार लगाई कि आप नोआखली बाद में जाना, पहले कलकत्ता के मुसलमानों को बचा ले। और कल नोआखली में हिंदुओं को मारा जा रहा था। तब तक नोआखली जो है वो तय था कि आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ है, ये नोआखली पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा बनेगा। तो गांधी जी से सोहरावर्दी, जो बूचर ऑफ बंगाल था, उसने जो है वो विनती करी कि आप नोआखली में जाके कलकत्ता रुक जाइए, कलकत्ता के मुसलमानों को बचाइए, ये बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए गांधी जी उसकी बात मान गए। उस समय जो कलकत्ता का जो पूर्व मेयर था, जो 46 में मेयर था, मुस्लिम था, उसने भी गांधी से विनती करी। जिन्होंने हिंदुओं के, जिनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे, उन्होंने गांधी से विनती करी कि मुसलमानों को बचाने के लिए आप कलकत्ता रुक जाइए। और गांधी कलकत्ता में रुक गए और नोआखली नहीं गए। और ना केवल कलकत्ता में रुके, बल्कि कलकत्ता के मुस्लिम एरिया में एक जगह थी हैदरी मंजिल, उस हैदरी मंजिल में रुके। उस हैदरी मंजिल में गांधी जी के साथ सुहरावर्दी भी रुका। ये दोनों एक साथ एक जगह पे रुके और मुसलमानों की जान बचाने के लिए रुके। और उस हैदरी मंजिल पर दो दो बार हिंदुओं की भीड़ ने हमला किया। और पहली बार जो है गांधी को जान से मारने की कोशिश, गोडसे ने तो बहुत बाद में जान से मारने की उनको कोशिश करी। उसके पहले आम जनता, इस देश की आम जनता, हमारे देश के जिनको राष्ट्रपिता माना जाता है, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, आजादी के 15 दिन बाद
30 अगस्त की रात हिंदुओं की भीड़ गांधी जी को मारने के लिए घुस गई थी, सिर्फ इस बात में कि आप जो है सिर्फ मुसलमानों को बचाने की बात करते हो, हिंदुओं के प्रति आपके मन के अंदर वो भाव नहीं है जो होना चाहिए, सिर्फ आपको मुसलमानों की चिंता है। ये आरोप लगाते हुए, ये नारे लगाते हुए भीड़ हैदरी मैंशन के अंदर 30 अगस्त को घुस गई और गांधी जी पे लठ फेंक के मारा भीड़ ने। और गांधी जी ने अपने बयान में लिखा है, जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में प्रकाशित हुआ है, और बाकायदा वो ऑन रिकॉर्ड, सरकार के ऑन रिकॉर्ड में भी गांधी ने वो चिट्ठी राज्यपाल को लिखी थी। उस बयान, उस चिट्ठी में लिखा है कि अगर वो लठ मुझे पड़ जाता तो मैं मर जाता। तो सोचिए, आजाद भारत में जो पहला हमला होता है वो देश के राष्ट्रपिता पर होता है, क्योंकि वो कलकत्ता में रुक गए मुसलमानों को बचाने के लिए। वो नोआखली नहीं गए जहां पे हिंदू फंसे हुए थे, जहां पे हिंदू मारे जा रहे थे, वो नोआखली में रुक गए। और जब गांधी पे हमला हुआ और गांधी पर जब लठ फेंका गया तो गांधी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अगले दिन आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। और चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो पूरी पुलिस व्यवस्था लगा लोगों के कलकत्ता के अंदर शांति स्थापित कर दी गई और गांधी ने अपना 2 या 3 दिन के अंदर अनशन तोड़ दिया। और संजय जी, ये हमारे दर्शकों को जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर जो अनशन तोड़ा, उनको जूस पिलाने वाला जो व्यक्ति था, संतरे का रस पिलाने वाला जो व्यक्ति था, वो सुहरावर्दी था, जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे। तो गांधी कलकत्ता में थे 10 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के आसपास, आजादी के समय। वो नोआखली नहीं गए थे। अब वो नोआखली कब गए थे? वो नोआखली गए थे, जो आपने कहा, नवंबर 1946 में। तब उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए प्रयास किया, वो घूमे फिरे, लेकिन वहां पर उनके साथ मुसलमानों ने क्या क्या किया वो मैंने अपनी पुस्तक हेराम के अंदर विस्तार से वर्णन किया। उनके रास्ते में मुसलमान मल मूत्र और उसके ऊपर शीशे के टुकड़े फेंक देते थे कि गांधी जब नंगे पांव यहां से गुजरेंगे तो वो घायल हो जाए। बच्चों को प्यार करने जब मदरसे के अंदर गांधी जाते थे तो बच्चों को मौलाना भगा देता था। और डोमिनिक लापेयर ने लिखा है अपनी पुस्तक में, और यह घटना 3 लोगों ने लिखी है, कि जब मदरसे के बच्चों को प्यार करने के लिए गांधी गए नोआखली में 1946 के आखिरी में, तो मौलाना ने बाहर कर दिया, जैसे ऐसे कोई वो एक लकड़ सुंघुआ करके कोई यूपी बिहार के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कहा जाता है, जैसे कोई लकड़ सुंघुआ बच्चों को पकड़ने के लिए आ गया। तो मैंने किसी लोग से पूछा था कि यार लकड़ सुंघुआ क्या होता है, तो बताया कि ऐसी कहानी चलती थी कि बच्चों को किडनैप करने के लिए एक लकड़ सुंघुआ गैंग होता है, वो इस तरह के कुछ करता है, बच्चों को उठा ले जाता। तो ऐसा गांधी जी के साथ कोई वो लकड़ी होती है, वो सुंघा देता है और ये ऐसी कहानी पूरा। तो लकड़ सुंघुआ ये शब्द इस्तेमाल किया डोमिनिक लापेयर ने गांधी जी के लिए, कि वो लकड़ सुंघुआ समझते थे मुसलमान गांधी को, कि हमारे बच्चों को जाने क्या कर देगा। ऐसे ऐसे व्यवहार गांधी जी के साथ नोआखली में हुआ। फिर सुन लीजिए कि नोआखली गांधी ने कैसे छोड़ा उस वक्त। वो छोड़ दीजिए, 15 अगस्त को तो नोआखली में थे ही नहीं। अब सुन लीजिए उसके बाद वो कैसे अधूरा इंसाफ छोड़कर नोआखली में आ गए। निश्चित तौर पर गांधी ने वहां पर हिंदुओं को बचाने का प्रयास किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। मुसलमान उनको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे। इसी बीच में सैयद महमूद हुसैन एक बिहार के मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने 1942 के आंदोलन के बाद नेहरू और मौलाना आजाद के साथ अहमदनगर की जेल के अंदर, जेल बोलता हूँ, माफी चाहूंगा, अहमदनगर के किले के अंदर ये लोग बंद थे। उसमें सैयद महमूद अहमदनगर के रिजॉर्ट के अंदर, अहमदनगर के रिजॉर्ट में, उसमें सैयद महमूद भी बंद थे। और सोचिए, ये लोग माफी वीर चिल्लाते हैं संजय जी, उस सैयद महमूद ने उस रिजॉर्ट में उससे घबरा गया, वो अहमदनगर के रिजॉर्ट में घबरा गया और माफी पत्र भेज दिया वायसराय को। और बड़े गांधी और नेहरू और मौलाना आजाद बड़े चिड़े उससे कि यार ये तो बड़ा धोखेबाज निकला। और वो उसके बाद गांधी ने माफ कर दिया उसको। और सैयद महमूद बिहार के नेता थे मुसलमानों के, उन्होंने एक पत्र लिखा, जब गांधी नोआखली में थे तब तक 1947 का फरवरी महीना आ गया था, और पत्र लिखकर अपने पीए को भेजा गांधी के पास कि आप तो नोआखली में हिंदुओं को बचाने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन हकीकत में बिहार में मुसलमान मारे जा रहे हैं, आपको बिहार के मुसलमानों को बचाना चाहिए। तो गांधी ने हिंदुओं को छोड़ा और कहा कि नहीं, बिहार के मुसलमानों की मेरी जरूरत है, आप लोग अपना देख लो, मुझे बिहार के मुसलमानों को बचाना है, मैं नोआखली से जा रहा हूं और जल्दी आऊंगा। और ये कह के मार्च 1947 में गांधी ने नोआखली को टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद गांधी अपने पूरे जीवन में, जब तक वो जीवित रहे 30 जनवरी 1948 तक, कभी नोआखली नहीं गए। मार्च 1947 के बाद से लेकर जनवरी 1948 तक गांधी कभी नोआखली नहीं गए। वो नोआखली छोड़कर, अपना मिशन अधूरा छोड़कर, हिंदुओं को बचाने का जो उनका मिशन था उसको अधूरा छोड़कर बिहार के मुसलमानों को बचाने के लिए
वो पटना पहुंच गए थे, बिहार के अंदर पहुंच गए थे, और वहां से लेकर वो मई तक, उसके बाद काफी लंबे समय तक वो आप दिल्ली आना जाना करते रहे और बिहार को संभालते रहे। तो ये सच है। अब ये आपने कहानी बना दी, नोआखली में हिंदुओं को बचा रहे, क्या बात नगर करते, नौसा क्या वाली लोग जो हैं, बुरा नगर हाल है। नौसा वाली जो फायरिंग हुई थी उसमें गांधी जी का भी हाथ है क्या फिर? नहीं नहीं, नेहरू नगर जी का तो नौसा है की फिर। फायरिंग, नहीं नहीं, नगर नौसा की फायरिंग में गांधी जी का नाम नहीं है। इवन गांधी जी ने तो क्रिटिसाइज किया था, जब एक नेहरू ने गया में एक भाषण दिया था, जब नेहरू अंतरिम सरकार के मुखिया थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं, मतलब उन्होंने हिंदुओं से कहा था, नेहरू जी ने, कि गया में एक जगह पर, कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर ना केवल जमीन से गोली चलाऊंगा बल्कि आसमान से हवाई जहाज भी तुम्हारे ऊपर गोली चलाएंगे। तो गांधी ने जब ये सुना कि यार मेरा चेला ये ऐसी हिंसा की बात कर रहा, तुमने कड़ा बयान जारी किया कि ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा आगे बढ़ गए, कभी अंग्रेजों ने भी कभी आसमान से हवाई जहाज से भारतीयों पर गोली नहीं चलाई, आप तो ये ऐसी बात करने लगे। तो नेहरू ने बोल दिया, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, और ये तो सब झूठ है, तो ना किसी ने बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया। आप संजय जी आश्चर्य की बात देखिए कि कितने बड़े झुट्टे थे लोग। मतलब जवाहरलाल नेहरू, मतलब अपने गुरु जिसकी वजह से सत्ता हासिल हुई, मतलब क्या थे गांधी के बिना, उससे कितना झूठ बोलते थे। इसका सबूत ये है कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर वो बयान छपा हुआ है, जो गया में उन्होंने कहा कि हम हवाई जहाज से गोली बरसाऊंगा और दंगाइयों को सबक सिखाऊंगा। और वो पत्र भी छपा हुआ है जिसमें गांधी को वो कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू, कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा बयान नहीं दिया। मतलब ये किस कदर के झूठे थे, ये हाल है इनका। आपने ओरिजिनल एडिशन रखा हुआ है ना बचा के? बिल्कुल रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है एडिशन के साथ छेड़छाड़ हो रही क्योंकि है। अब एडिशन के साथ अब छेड़छाड़ हो गई है, बहुत सारी चीजें जो है एडिट आउट हो गई हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है वो प्राइसलेस है, और उसके डिजिटलाइजेशन कृपया करवा लीजिए। बिल्कुल सर। अभी जैसे आपने जो नगर नौसा की घटना का जिक्र किया, वो बड़ा दिलचस्प है, दर्शकों को मालूम होना चाहिए। आप, मैंने एक पिछले साल ट्वीट भी किया था, आपने उसको आगे भी बढ़ाया था। आपने नगर नौसा का जिक्र छेड़ा, तो पहले हम दर्शकों को नगर नौसा की घटना बता दें। पटना से 40 किलोमीटर दूर एक नगर नौसा है। और पटना वहां वाले पर मासा मद्रास, को पता है कि नहीं पता नगर नौसा के बारे में? अब पटना वाले मास साहब नहीं गए होंगे या वहां से, लेकिन नगर नौसा से कोचिंग पढ़ने बच्चे तो आते होंगे उनके पास, ये तो मुझे गारंटी है। तो नगर नौसा नाम का एक गांव था, जो बिहार में दंगे हो रहे थे, तो उस नगर नौसा गांव में मद्रास रेजिमेंट ने फायरिंग की थी। और ऐसा कहा जाता है कि 400, कुछ लोग कहते हैं 600, कुछ लोग कहते हैं 800, कुछ लोग कहते हैं कि 1000 हिंदू हिंदू किसान उस फायरिंग के अंदर मारे गए थे। मद्रास रेजिमेंट ने फायरिंग की थी, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो फायरिंग अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके आदेश पर हुई थी। तो इसको लेकर जब विवाद हुआ, तो जो पटना के अंदर एक हॉल है, वहां पर जब नेहरू पहुंचे, तो नेहरू की युवाओं ने टोपी उछाल के फेंक दी थी। ये दिनकर ने अपने उसमें किताब में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण ने जैसे तैसे नेहरू को बचाया, लेकिन नेहरू की टोपी उखाड़ के, मतलब उछाल के फेंक दी थी युवाओं ने कि तुमने नगर नौसा में 1000 हिंदू किसान मार दिए। तो नेहरू बहुत घबराए, और नेहरू ने इस पर लीपापोती करी कि नहीं नहीं, मेरे आदेश पे फायरिंग नहीं हुई थी। लेकिन एक पत्र सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में मिलता है, जो पद्मजा नायडू को उन्होंने संजय सर लिखा था। अभी भी उसी है कि का हटा दिया गया? मैं वही बता रहा हूँ कहानी पूरी आपको। तो उस पत्र में नेहरू लिखते हैं बेबी, वो अपनी शुरुआत पद्मनाभ नायडू का अक्सर पत्र में बेबी से करते थे, और बेबी की स्पेलिंग उनका तो BABEE अलग लिखते से थे वो। पद्मजा नायडू कॉर्नर था ना तीन मूर्ति भवन में। हाँ हाँ, पद्मनाभ नायडू से वो शादी करना चाहते थे। वो पूर्ण जयकर ने इंदिरा गांधी की उसमें उसमें लिखा है बायोग्राफी में कि वो इंदिरा गांधी ने विरोध किया, इसलिए शादी नहीं करी, अदरवाइज वो पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे। सरोजिनी नायडू की बेटी थी पद्मजा नायडू। तो पद्मजा नायडू को श्राद्ध पत्र लिखते हैं, जिस सुबह नगर दौसा में दोपहर में अरे 1000 किसान। उनका अफेयर सरोजिनी नायडू से भी था। ये इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन पद्मजा नायडू का तो बहुत ओपन है। तो तो पद्मजा नायडू को पत्र में लिखते हैं कि आज नगर नौसा में फायरिंग हुई है, और कहते हैं कि 400 किसान उस फायरिंग में मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह की इन लोगों ने हिंसा की है, ये संख्या बैलेंस जो है ये कम है, तो बैलेंस और ज्यादा होना चाहिए था। मतलब सोचिए, वो व्यक्ति नगर नौसा में जो हिंदू मरे हैं, नेहरू, वो उसका समर्थन कर रहा है। अब ये पत्र जो है प्रकाशित हुआ सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिख दिया। जब संजय सर इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा रहा था अपनी पुस्तक का, तो मेरे जो ट्रांसलेटर है अप्रतिम, बड़ा युवा है, बड़ा होनहार बच्चा है, वो उसने कहा कि सर ये लेटर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, आपने जो कोट किया है कि सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज में है, इस पेज पे तो है ही नहीं।
संजय सर मैं लिटरली घबरा गया, मैंने कितना बड़ा पत्र मैं अपनी पुस्तक में ऐसे कैसे छाप सकता हूँ, मतलब इतनी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि वो इधर से पत्र इस तारीख को ऐसा लिखा वैसा लिखा। मैं घबरा गया, मैंने कैसे गायब हो गया यार, ये तो मैंने सिलेक्टेड वेबसाइट जवाहरलाल नेहरू से देखा है। फिर मैंने अपने कलेक्शन को देखा, जो मेरे पास कलेक्शन था, तो मेरे पास कलेक्शन था 1972 का, उसके अंदर वो पत्र छपा हुआ था। और जो मेरी बुक का जो ट्रांसलेटर है हेराम का, जो अंग्रेजी अनुवाद कर रहा है जो लड़का, उसने देखा 2003 के संस्करण में, 2004 के संस्करण में। तो जब 2004 में इनके हाथ में वापस सत्ता आई और नेहरू मेमोरियल फंड तो हमेशा के अंडर में रहा, जो एक सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू छापता है, तो उसने जो पद्मजा नायडू का जो नेहरू का पत्र था, जिसके अंदर वो करीब करीब मान रहे हैं कि मैंने फाइलिंग करवाई और 400 किसान मर गए, और अच्छा हुआ साले 400 किसान हिंदू किसान मर गए, जो ये भाव प्रकट कर रहे हैं नेहरू, वो पत्र उन्होंने 2004 के संस्करण से निकाल दिया। तो आप जो कह रहे हैं ना, ये भारत के इतिहास के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं सर। ये आप वो सरकार। 72 वाला जो एडिशन है उसको प्रिजर्व करवा लीजिए, मैंने रख लिया सर, नहीं तो उस पर डकैती हो जाएगी किसी दिन। ये और सर ये तो ऐसा है जो हमने पकड़ लिया एक दो तीन चीजें ना, अब कई चीजें तो हमने भी नहीं पढ़ी हैं, हम इतना वो तो 100 खंड में भरा हुआ है, अब किस एडिशन में क्या था, किस एडिशन में क्या हटा दिया, ये तो हमको भी नहीं मालूम है। वो तो अब जो रिसर्चर है, जिनका ये काम है, जो हिस्टोरियंस है, रिसर्चर है, उनको ये अध्ययन करना चाहिए और ये पता करना चाहिए किस एडिशन से अगले एडिशन में क्या हटा देते हैं, क्या छुपा लेते हैं, ये तो पूरा बदल देंगे। ये पुराने एडिशन मिल जाएंगे लाइब्रेरीज में, दुनिया भर के पड़े होंगे, लेकिन ये ढूंढे ना कोई अभी किसी को। वो तो मुझे, मेरे साथ एक घटना हुई इसलिए मुझे मालूम पड़ गया। और वो डॉक्टर रिजवान कादरी जो उसमें मेंबर है, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि भैया 51 डब्बे कहाँ हैं, जो नेहरू जी ने पत्र लिखे थे, लेडी माउंटबेटन वगैरह, जो सारे पत्र वो दो हमको। वो अभी तक जवाब नहीं दे रही है। डॉक्टर रिजवान कादरी बेचारे मांग मांग के परेशान है कि भैया हमको डब्बे दो, वो जिसके अंदर नेहरू जी के पत्र है, वो पत्र नहीं दे रही है सोनिया गांधी, ना जवाब दे रही है। तो ये तो कोई आपके पर्सनल पत्र थोड़ा है भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री के लिखे पत्र हैं, कोई नेहरू गांधी परिवार की जागीर थोड़ा है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, तो उनका जो भी लिखा हुआ है वो इस राष्ट्र को मालूम होना चाहिए। तो ये इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश है और ये पूरा सिस्टम इनके साथ है ना। अब आप सोचिए, ये तो बहुत हमने गूढ़ बात की। अब ये जो 15 अगस्त वाली बात थी, गांधी जी कहाँ थे, अब इसको पता करने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या? सबको मालूम है गांधी जी, जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है उसको मालूम है, कलकत्ता में मुसलमानों को बचा रहे थे, आमरण अनशन किया गांधी ने कलकत्ता में, सोहरावर्दी के हाथ से जूस पिया। और ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को, पटना वाले माट साहब, कि नोआखली में थे वो। एक दल्लन टॉप का ही जाने कौन सा है वो है, एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चलता है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, क्या नाम उसका, दल्लन टॉप क्या है उसका, मैं भूल रहा हूँ नाम उस चैनल का। उसका वो संपादक एक दिन 2 बच्चों को बेइज्जत करके बोल रहा, बच्चों ने बोला कि नहीं हम गांधी को नहीं मानते। भाई ठीक है, उनका अपना विचार हो सकता है उन बच्चों का। एक दौर में कहीं वो माइक लेके घूम रहा था, मध्य प्रदेश के 2 चुनाव थे तब, बच्चों ने कहा कि हम गांधी जी को नहीं मानते। तो बोला अरे तुम मूर्ख हो, तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो, तुम्हें इतिहास क्या मालूम है, तुम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तुमने इतिहास पढ़ा है। गांधी जी नोआखली के अंदर दंगों की आग बुझा रहे थे जब देश आजाद था। तो मैंने कहा यार तुम एक तो बच्चों को इंसल्ट कर रहे हो, बेचारे छोटे छोटे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को, और जो उनको बता रहे हो वो खुद गलत बता रहे हो, और सामने वाले को कह रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम हो। तो ऐसे लोग बिखरे होंगे ना सर, क्या करें इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा साहब, मां साहब ने और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें की है, जैसे उन्होंने नेहरू की जो चीन नीति है उसके ऊपर बात हुई, तो उनको नेहरू की चीन नीति का पता ही नहीं था। और उनको मां साहब को संभवतः यही ज्ञान नहीं है कि साहब की 1962 का युद्ध यदि किसी एक कारणवश हम हारे हैं तो वो हमारे नेहरू जी, जिनको मैं कम से कम लेहड़ू चाचा बोलता हूँ, तो वो लेहड़ू चाचा की वजह से हारे। तो वो मां साहब को ये ज्ञान कौन देगा? नहीं, मां साहब बड़े चालाक है ना। मां साहब से जब पूछा कि वो नेहरू की जो चीन नीति पे आप बताएं, जब उनसे पूछा तो सवाल को क्या जवाब दिया उन्होंने, अरे ये लोग तो किसी भी गांधी नेहरू के लिए बोलते रहते हैं, 4 जीबी जो सुबह का 2 जीबी होता है दोपहर तक खत्म कर देते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। भाई सवाल क्या है? सवाल तुमसे रिपोर्टर ने पूछा है या एंकर ने पूछा, जो भी पॉडकास्टर है उसने सवाल ये पूछा है कि नेहरू की विदेश नीति क्या थी। अब नेहरू की विदेश नीति को तो भाई साहब साक्षात जो है वो राहुल गांधी 10 सर के हो जाए तो वो भी नहीं बचा सकते। मतलब नेहरू की विदेश नीति का तो बचाव दुनिया में कौन कर सकता? मतलब नेहरू की जो चाइना पॉलिसी, विदेश नीति में भी अगर हम चाइना पॉलिसी की बात करें तो उसका बचाव दुनिया में कौन कर सकता? साक्षात नेहरू जी को गर्म तवे पर बिठा दिया जाए जीवित करके तो वो भी बोलेंगे हाँ यार मेरे से गलती हो गई भाई साहब,
खुद लोग मानते हैं उनकी जानकारी, वो इतना सदमा आया कि वो अपनी गलतियों की वजह से उतने आत्मग्लानि में आ गए कि उनका स्वास्थ्य गिर गया और वो उनका देहांत हो गया चीन युद्ध के बाद। मतलब दुनिया में कौन पागल होगा जो नेहरू की चाइना पॉलिसी का बचाव करे। देहांत के तो कुछ और भी कारण बताए जाते हैं जो हम यहाँ अब बोल नहीं सर उन सकते। कारणों में ना जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि और नेहरू यहाँ की बोल चाइना नहीं पॉलिसी। सकते, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं वो पत्र देखा है और वो पत्र गायब कर दिया गया है, उसमें कारण दिखा है, मेडिकल कारण दिखा है। अब मैं बोल नहीं तो, सकता, क्या है कि साहब वैसे भी जो तो नेहरू कॉन्ग्रेस सिस्टम है वो बड़ा पावरफुल है आजकल। वहाँ पे एक हाई ग्राउंड नाम का एक पुलिस स्टेशन है बेंगलुरु में, वहाँ तुरंत एफआईआर हो जाती है। हाँ सर, हमारे ऊपर भी अशोक जी, हम पे भी एफआईआर दर्ज हो रखी है वहां लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, आप करवाते रहो एफआईआर दर्ज, किस बात का डर। जो है कागज नंबर, पेज नंबर, किताब के नाम के साथ बता रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं पकड़ लो जाके, अगर हमने झूठ बोला हो तो। कुछ भी है जो लिखा है वो तुम्ही लोगों ने छापा है ना भाई, हमने थोड़ा ना, हमें सपने आ रहे थे या हम नेहरू जी के साथ बैठते थे कि वो बोल रहे हैं हम सुनते थे। हमने तो वही पढ़ा जो तुमने उनके सिलेक्टेड वर्क्स में या उनके लेटर्स नेहरू मेमोरियल में फाइल में बंद करके रखे हुए हैं। तो अब नेहरू की चीन नीति है, मतलब उसका भी बचाव करने के लिए कोई मतलब आ जाए, और जैसे ही पूछा उनको लगा कि उसका तो बचाव हो नहीं सकता, तो कहानी 5GB 2GB 4GB और नेहरू गांधी पे आलोचना नहीं कर रहे, को भगवान है क्या, ईश निंदा कानून लगता है क्या नेहरू और गांधी की आलोचना करने पर। राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा नुकसान जो किया वो गांधीवादियों ने किया, उन्हें भगवान बनाकर। अरे आलोचना करना और तथ्यों के आधार पर आलोचना करना, ये तो हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा। हमारे तो नास्तिक होकर भी आदमी हिंदू कहलाता। हमारे तो तर्कों की परंपरा है, कोई हम उस कबीले से थोड़ा आते हैं जहां पर कुछ बोलना ईश निंदा लग जाता, हमारे ऊपर ब्लास्फेमी लग जाती है। हम गांधी की आलोचना क्यों नहीं करते? बोल रहे जो आप 2GB जो है सुबह से गांधी नेहरू पे कर देते हैं, पार्षद से सवाल नहीं पूछ पाते, गांधी नेहरू पे बात करते, क्यों बात नहीं करे? चाइना ने वो सबसे बड़े भूदानी निकले हमारे चचा नेहरू जी। तो मैंने तो टीवी डिबेट में कांग्रेसी को बोल दिया था, मैंने उनसे परम प्रतापी भूदानी कोई भारत में नहीं हुआ है। जितनी भूमि उन्होंने दान करी है, मतलब विनोबा भावे क्या लगते हैं सर भूदान आंदोलन, मतलब उनसे बड़ा भूदानी कोई हुआ है भारत में। पीओके दे दिया उधर, इधर जन हजारों किलोमीटर जमीन जो चाइना को दे दी, उसका भी बचाव करने के लिए लोग अगर आए बातें करें तो बड़ी अजीब बात है। अभी मैं सर एक बड़ी रोचक मुझे एक जानकारी हाथ लगी, मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था और वो मुझे मिल गया और मुझे लगा कि यार ये तो मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए। उस दिन फिर मैंने अपने शो में दिखाया भी वो, मतलब ये तो सबको मालूम है कि जो यूएनएससी के अंदर जो हमें जो सीट ऑफर हो रही थी वो बार बार जो है नेहरू उसको चाइना को देने के लिए लगे हुए थे, और तो सब लोगों ने वो अपने अखबार हम लोग भी छाप चुके, हम भी वीडियो बना चुके, हमने वो कागज भी दिखा दिए, जो पत्र वगैरह सब नेहरू मेमोरियल में पढ़े कि नहीं नहीं तो सीट चाइना को देना चाहिए, हमारी जरूरत हमें नहीं मिलना चाहिए, तो चाइना का पहले बनता है। सर मुझे एक ऐसा लेटर, एक ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसकी सन 63-64 की जो सालाना रिपोर्ट हर डिपार्टमेंट बनाता है, वो रिपोर्ट मुझे मिली। वो रिपोर्ट है कि भारत में 63-64 1963 से लेकर 1964 का जो साल है उसकी विदेश नीति हमारी क्या थी, उसमें उसकी वो है। तो 1963 में मतलब चीन युद्ध अक्टूबर नवंबर 62 में हुआ था, उसके ठीक 11-12 महीने बाद सितंबर में 18वां यूएनजी का सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र का, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उसमें अल्बानिया और एक देश कंबोडिया, ये चीन के समर्थन में एक प्रस्ताव लेकर आए कि चीन को जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाना चाहिए। सर उसमें विजय लक्ष्मी पंडित, चाचा नेहरू की अनपढ़ बहन, हमारी उसकी हेड बन के गई थी प्रतिनिधि मंडल की, उन्होंने चीन के फेवर में वोट दिया और बयान दिया वहां पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चीन को सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम इसके कानून तो मानेगा, उसने भले हमसे युद्ध किया, हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया, लेकिन हम उसके फेवर में वोट देते हैं। सोचिए सर, मतलब अभी युद्ध हुए 11 महीने हुए, 12 महीने 10 महीने 11 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, चीन ने हम पे आक्रमण किया और 10 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चीन का समर्थन कर रहे थे। और वो मुझे रिपोर्ट जब मिली एमईए की, मैं दंग रह गया कि यार ये देश कैसे चल रहा था। और कौन था विदेश मंत्री तब? नेहरू जी थे। नेहरू जी ने किसी और को विदेश मंत्री बनने ही नहीं दिया अपने जीते जी, तो वो एक विदेश उपमंत्री या विदेश राज्य मंत्री बनाते थे, उसमें भी सैयद महमूद को बना रखा था, वही माफी वीर जिसने माफी मांगी थी 1942 में, उसको भी आखिरी आखिरी विदेश राज्य मंत्री बना दिया था अपने अंडर में। सोचिए मतलब चीन युद्ध के अगले साल तक जो है वो चीन का समर्थन कर रहे हैं।
अब उसके बाद वो चाइना पॉलिसी का सवाल पूछ लो मार साहब से, मार साहब तड़ से भाग जाते हैं, वो जीबी की बात करने लगते हैं, कभी किसी की बात करने लगते हैं। ये स्थिति इतिहास के नाम पर बहुत खिलवाड़ हो रहा है। असल में इतिहासकार अपना काम नहीं कर रहे और नकली इतिहासकार ये लोग पैदा हो गए हैं, वो बच्चों के दिमाग में कुछ भी भरे जा रहे हैं। और जो सही में इतिहासकार है वो सही से बात बता ही नहीं पा रहे। मैं टीवी डिबेट्स में देख रहा हूं, मुझे इतना शर्म आती है जो इतिहासकारों के नाम पर जो बैठ रहे हैं कि भाई, और बड़े बड़े पद पिछले 11 साल में उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं इतिहास परिषदों के अंदर। वो लोग जब देखता हूं किस तरह से बचाव कर रहे हैं, मतलब मुगलों के खिलाफ जब उल्टा सीधा सामने वाला बोलता है, जब वामपंथ इतिहासकार मुगलों के बारे में कुछ भी अफवाह कुछ भी बोलता है, वो जवाब नहीं दे पाते हैं वो लोग। अरे हमने तो 10वीं के बाद से इतिहास नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा कम से कम, मैं तो शौकिया जितना जानता हूं बस उतना जानता हूं। हम जब रिसर्च कर लेते हैं तो इधर का काम है, रोजी रोटी है इतिहास। ये जाने कैसे टीवी डिबेट के अंदर मुंह की खा के आ जाते हैं लोग। अच्छा, मास्टर साहब जो है ना वो मुगलों के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मैंने सुना। किनके प्रशंसक? मुगलों के। हाँ, मास्टर साहब के साथ साथ एक वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो हाँ, मुगलों की बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं साहब कि मुगलों की ही लगता है वंशज है। उनको कई लोग आई शेडो बैंडिट भी बोलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं उनको। मेकअप आर्टिस्ट वगैरह है शायद वो। ऐसा मैंने देखा सुना है कि वो आंखों का मेकअप करते करते इतिहास बताते हैं कुछ लोग। मतलब समझ में नहीं आता कि आंखों का मेकअप करने वाली ब्यूटिशियन है कि इतिहासकार है। लेकिन वो तो कई सारे मतलब वो मुगलों के तो बिल्कुल जैसे अभिभूत हुई हुई है। शिवाजी को लुटेरा बताती हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को। और वो कहती हैं कि शिवाजी साहब को की बंगाल पहुंचा। हाँ, बंगाल भी पहुंचा देती हैं और भी बहुत सारी बातें कहती है कि साहब के अगर मुगल ना होते तो संभवतः हम लोग होते ही नहीं। असल में सर समस्या ये है ना कि वो जो अकबर वाला जो पूरा हुआ है, तो पहले 11 साल में जो सरकार को बदलना चाहिए था, मैं तो बहुत निराश हूं कि 11 साल बहुत एक अच्छा खासा समय होता है, आप काफी बदलाव कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुगलों का इतिहास मिटा दो, लेकिन जो सच्चा इतिहास है वो लिख दो। मराठा अंतिम समय में जब अंग्रेज आए उसके पहले मराठा साम्राज्य अटक से लेकर कटक तक था, वो नक्शा एक बार पढ़ा। आप इतिहास में चैप्टर मिटाने के बजाय नए चैप्टर जोड़ने पे यकीन रखो आप, लेकिन 11 साल में आपने कुछ नहीं किया, एक चेंज किया। मतलब आप यूपी सरकार का तो सर आपको मालूम होगा कि वो एक कमेटी थी, जो है हुसैन कमेटी, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, वो हर साल बदलाव करते थे इतिहास में, सो कॉल्ड सेक्युलर बनाने के नाम पर पूरे इतिहास में किताबों के अंदर बच्चों के कोर्स में बदलाव होता था हर साल। और ये एक बदलाव कर पाया जिसमें उन्होंने चित्तौड़ का जो 1568 का युद्ध है उसका जिक्र डाल दिया, उस पर इतना बवाल मच गया। और जब उस पर टीवी डिबेट हुई और वो मेकअप आर्टिस्ट को इतिहासकार बना के बुला लिया और बड़े बड़े उसके सामने दूसरे इतिहासकार जो पहुंचे जिन्होंने 11 साल में लाभ के पद लिए हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे। अरे भाई, फतेहनामा है चित्तौड़ जो खुद अकबर ने जारी कर, अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन चित्तौड़ जब उसने कब्जा कर लिया चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ फतेहनामा चित्तौड़ उसने जारी करवाया। रमजान का महीना था, 1568 का साल था, मार्च का महीना था, रमजान का हिजरी के हिसाब से रमजान का महीना था। उसमें फतेहनामा चित्तौड़ के अंदर अकबर लिखता है कि ये अल्लाह के आदेश पे किया है और मैं जिहादी हूं। वो खुद के लिए जिहादी शब्द इस्तेमाल करता है। उसके बाद कहता है कि हमने ना केवल चित्तौड़ और राजपूताना बल्कि पूरे भारत में मंदिर तोड़े, हमने इन काफिरों को सबक सिखाया है, और ना जाने क्या क्या वो लिखता हूं, नीचे अकबर की मुहर है। और ये जो छापा गया है, ये अकबर के जीते जी, जो उनका एक पत्र लेखक जो था, जो उनके पत्र दरबार में पत्र लेखन का काम करता था, जब उसने संकलन को छापा तो अकबर के जीते जी छाप दिया। ये अकबर के जीते जी प्रकाशित हो गया। उसके बाद कोई टीवी स्टूडियो के अंदर बैठकर ये तर्क करे कि नहीं है तो चित्तौड़ की कहानी मनगढ़ंत है, ना तो ऐसे जोहर हुए होंगे, ना तो ऐसी वीरता की कहानी होगी राजपूतों की, ना ऐसे अकबर ने 30 से 40 हजार मारे होंगे। कंधारी जो अकबर का समकालीन था उसने अकबर के जीते जी जो लिख दिया है, उसके अंदर 30,000 काफिरों के मारने का जिक्र करता है। चित्तौड़ के जो सीज किया था चित्तौड़ के किलो को, उसमें कि 30,000 उसमें से लोग मारे। आईन अकबरी के अंदर इसका उल्लेख आता है। मतलब अकबर के जीते जी उसके 2 दरबारी, इसके अलावा एक समकालीन 3-3 सोर्सेज लिख रहे हैं
कि अकबर ने मंदिर भी तोड़े चित्तौड़ में, अकबर ने वहां पे नरसंहार भी किया। युद्ध होता तो युद्ध में मारे जाते हैं दोनों तरफ के लोग, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, हमको भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, युद्ध है। लेकिन आम लोगों को मारा, ये अकबर खुद लिख कर गया। मतलब ये राजपूत सैनिकों के अलावा जो किसान थे, जो किले में मदद कर रहे थे, दूसरे कार्य कर रहे थे, सारे सिविलियंस उनको थे मारा। उसमें तो किले के अब इस अंदर। सत्य को स्वीकार करने में जो खुद अकबर मान रहा है, तो तुम कौन होते हुए यार? अब वो ऐसे औरंगजेब, मासी औरंगजेब, आपने उस पर बहुत काम किया, उसमें वो खुद लिख गया कि जिले कदी की इस तारीख को जहां बना के हुक्म पर है काशी विश्वनाथ में इस मंदिर को तोड़ा, खुद लिख के जा रहा है। भाई साहब, तुम क्यों बचाने आ रहे हो यार? वो खुद लिख रहा है मथुरा के अंदर मंदिर तोड़ा, उसका ऑफिशियल इतिहासकार लिख रहा है, उसका ऑफिशियल जो उसकी बायोग्राफी लिख रहा है वो लिख रहा है ये वो बात। जो था आपका मुस्तैद खान, साकी जिसने वो लिखी है, साकी, हाँ साकी मुस्ताक। मुस्तैद खान साकी। तो वो साकी मुस्ताक जो था वो वहां का क्रॉनिकलर था, ऑफिशियल क्रॉनिकलर, बिल्कुल, जिसका काम था कि रोज लिखना, वो डायरी लिखना। डेली डेली की डायरी लिखता था वो, एक तरह बिल्कुल, से जो लॉग बुक बोलते हैं ना, लॉग बुक। हाँ, हाँ, वो डेली की लॉग बुक लिखता था वो, जब पुलिस की एक केस एक डायरी जो एंट्री होती है, करता पुलिस था डायरी उसमें। जो होती है, अब आप साकी सोचिए, मुस्ताक अब था। उसको नहीं मानते, उसके लिए तर्क ले लेकर आ जाते हैं। मतलब और फिर वहां क्या बोलते हैं, अच्छा सम्राट अशोक ने भी तो अपने भाई मारे, तो वही भाई अगर उसने मारे तो हमें पढ़ाया गया ना, अगर ये सच है, मान लीजिए अगर उसने अपने भाई मारे या उसने कलिंग के युद्ध के अंदर रक्तपात किया, तो मुझे अपने याद है, मैं जब छठी क्लास में पढ़ता था, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक की निगम की एक पुस्तक में, उस नाटक का नाम भूल गया, कलिंग युद्ध पे हमें एकांकी चलती थी। एकांकी का मतलब नाटक होता है, ड्रामा। हमें पूरे 8-9 पेज की वो एकांकी चलती थी, जिसमें कलिंग में जब लाशें देखता है अकबर, वो अशोका, जब अशोक लाशें देखता है कलिंग के युद्ध के बाद, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस पे वो 4 या 5 पन्ने का ड्रामा हमको पढ़ाया जाता छठी क्लास के अंदर, मैंने पढ़ा है। वैसे वो तो भी झूठ है। तो अब वो उसके लिए आ रहा है ना रिसर्च कि वो किस बौद्ध बौद्ध धर्म के किन लोगों ने वो लिखा है, लेकिन हमें पढ़ाया गया ना, अगर वो झूठ भी तो पढ़ाया गया हमको। वो बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध से पहले ही स्वीकार कर चुका था। हाँ, लेकिन अब जो, तो हमको तो वो भी पढ़ाया ना, अगर ये लोग ये तर्क देते हैं कि अशोक ने कलिंग में किया था, तो पढ़ाया ना, कलिंग में अगर किया तुम्हारे हिसाब से तो पढ़ाया गया, तो चित्तौड़ क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ये कौन मना कर रहा है कि अकबर ने जजिया खत्म किया या अकबर ने दीन इलाही किया? मुसलमान चिढ़ते हैं अकबर से। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जितनी गाली अकबर को बक के गए हैं, उतनी किसी ने क्या बकी होगी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेकिन जब वही शिक्षा मंत्री, आप 1925 में जो अल हलाल, मैं भूल गया शायद, अल हलाल अल इजाज का एक अखबार निकालते, पत्रकार थे वो, हालांकि वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन एक पत्रकार थे वो, निकालते थे मुसलमानों के लिए पत्र। उसमें उन्होंने 3-4 सीरीज के पूरे आर्टिकल्स लिखे अकबर के खिलाफ, खुद मौलाना आजाद, कि इस्लाम विरोधी था, इसने कुफ्र किया, इसने दूसरा मजहब शुरू कर दिया, दीन इलाही, अरे क्या क्या लिख के गए अकबर के खिलाफ। और जब वही शिक्षा मंत्री बने भारत के, और ये सब अनुसंधान, इतिहास अनुसंधान परिषद जाने क्या क्या गठन करवाए, क्योंकि अकबर को उसने महान बना दिया, क्योंकि इसके सहारे वो है, वो मुगलों को उनको गुलामी दी। बस ये IHRC तो था, उनके मरने के इतने बाद आई धूर्त है। है जी। IHRC तो उनके मरने के बाद आई है। वही है ना सर, ये मतलब अपने समय जब अकबर का, जब आपको इस्लाम के संदर्भ में लिखना है, तो वो बड़ा कुफ्र करा, इस्लाम का नुकसान किया, बड़ा घटिया आदमी था, आपने लिखा। और जब आपने मैं हिंदुओं को आपको ब्रेन वॉश करना है, तो अकबर महान हो गया आपके लिए। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा देता हूँ, और इस पर मैंने भी काफ़ी जी, लिखा है, काफ़ी स्टडी की है। कि कई लोग कहते हैं ना कि साहब कि ये दो कौमी नज़रिया या टू नेशन थियरी जो है, या टू नेशन थियरी साहब, कोई कहता है साहब सैयद अहमद ख़ान ने प्रतिपादित की, कोई कहता है साहब इकबाल ने की, कोई कहता है जिन्ना ने की। ये थियरी तो बड़ी किताब में पहले दिन से है भाई। ये थियरी वहीं तो काफिर और मोमिन वहीं तो बनाए जाते हैं ना, वही तो टू नेशंस है। मोमिन की नेशंस अलग है और काफिर की अलग है। दैट टू नेशन थियरी एग्जिस्ट, और इसका जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो खुल के कहा है, और जो खुल के कहा है, वो जो सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं मुसलमानों के भारत में, वो कौन माने जाते हैं? शेख सरहिंदी। सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी जो है,
वो सर सबसे ये बड़े, उनका इतिहास के नाम नाम क्या पे आगे लगता है, मुजद्दिद अल फिसानी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है सर? मुजद्दिद अल फिसानी का अंग्रेजी में मतलब बना देता हूँ, रिन्यूअल ऑफ द मिलेनियम। मतलब हिजरी के 1000 साल होने के बाद जो इन्होंने रिन्यूअल किया फेथ का, ही इज अ रिन्यूअर, रिन्यूअर ऑफ द मिलेनियम। तो मुजद्दिद अल सोचिए। फिसानी का उनको जो है वो खिताब दिया गया है। और शेख अहमद सरिंदी, और शेख अहमद सरिंदी ने अकबर की जी भर के मजम्मत की है। न केवल अकबर की जी भर के मजम्मत की है, बल्कि जो उन्होंने अलग अलग उनके जो है वो मकतूबात मिलते हैं। मकतूबात मतलब लेटर्स। उनको जो सारा लिटरेचर है वो उनके लेटर्स में है। उनको शेख रब्बानी भी बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो, हाँ, तो वो जो आपको मिल जाएगी सारे, पूरा लिटरेचर अवेलेबल है। गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आर्काइव्स वगैरह में ट्रांसलेशंस भी हैं सारे। तो वो शेख रब्बानी जो है या शेख सरिंदी, वो जो कुछ लिखते हैं उसका लब्बो लबाब आपको बता दूं। लब्बो लबाब ये है कि भाई जी। ये जो हमारा दीन है, इसी की रोशनी होनी है पूरे जहान में। और ये जो काफिर हैं, ये दीगर हैं, ये मतलब वही टू नेशन थ्योरी वाला जो आ गया इसमें, कि ये काफिर जो है ये अलग है, इनको आपको ह्यूमिलिएट करके रखना है। और इसलिए गाय मारना इसलिए जरूरी है कि इससे ये जो काफिर है, ये इसकी इंसल्ट होती है, ये ह्यूमिलिएट होता है, इसका जो है वो मनोबल अधोपतन टूटता होता है। है, ये डिमोरलाइज होता है। न केवल ये भी लिखा है उसमें कि काफिरों से किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं रखना, बिल्कुल। किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं रखना। और ये ना अजीब अच्छा, सी ये घुट्टी चीज पिलाई है। साहब, अब सुनिए आप, जी। औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब जो था वो इनका, इन्हीं की लाइन में, इनको पीर मानता था। इनके बेटे से वो इनके बेटे का चेला बना, वो मुरीद था वो, इनका बेटा शेख मासूम उसका। और उसने फतावा आलमगीरी बनाई। हम्म। शेख मासूम के इन्फ्लुएंस में फतावा आलमगीरी की रचना हुई। फतावा आलमगीरी बाकी वो शाह वलीउल्लाह उसके बाप जो थे वो अ, हाँ। शाह अब्दुल रहीम, जिनका अब मदरसा शाह रहीमिया वली आज भी अल्लाह के चलता पत्र है। पढ़ के ही लग जाता है कि भाई किस तरह की भाषा है। तो ये सारे के सारे जो आज का यहाँ पे इनका जो ये बैठा हुआ है तबका, चाहे ये देवबंदी हो, बरेलवी हो, सब शेख सरहिंदी को मानते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपने जिसको जो वर्णन किया कि 1000 साल के बाद जो आपने बताया उसका मतलब वो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कितने बड़े स्कॉलर रहे होंगे। वो तो भारत के बाहर भी माना जाता होगा उनको तो। और और आई सबसे बड़ी शेडो बात। बैंडिट्स जो है वो उनके बचाव में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं साहब, क्या कल्चर दिया है उन्होंने साहब, अगर वो ना होते तो हमारे कुर्ते नहीं होते साहब। आपको पता है कि नहीं, अच्छा, हमारे सबसे पास मजेदार बात कुर्ते है। नहीं होते, हमारे पास बगीचे नहीं होते, और हमारे पास क्या, ताजमहल तो खैर नहीं होता, वो अलग बात है कि ताजमहल की हिस्ट्री अलग से डिस्प्यूटेड है वो। और क्या क्या नहीं होता सर, हमारे पास बिरयानी नहीं होती साहब। मतलब बिरयानी जो थी, समोसा। हाँ, समोसा नहीं होता। बिरयानी सेंट्रल एशिया में बनाते थे जहाँ चावल नहीं होता था। बताइए। आप बताइए, यहाँ कोई जानता नहीं था सबसे चावल क्या होता है। सबसे मजेदार तो जो हमको घुट्टी पिला दिया, तो सरहिंदी का बताया, शाह वलीउल्लाह का बताया। अब ये एक नया जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, ये अंग्रेजों ने फूट डाली हिंदुओं मुसलमानों के बीच में। अरे भाई, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे मुगलों के समय जो बड़ा प्यार होगा हमारे बीच में। अरे सच को स्वीकार करो ना यार, हम कभी एक नहीं रहे भाई, हमेशा हम तुम्हारे लिए काफिर रहे। तो ये झूठ क्यों पढ़ाते हो हमको कि अंग्रेजों ने फूट डाली? कौन सी हमारे बीच में मोहब्बतों की बयार बह रही थी? हमने तो कभी इतिहास में कहीं नहीं पढ़ा। जिसको देखा हमने जहर उगलती है देखा मूर्ति पूजकों के लिए। और ये हमको दिमाग में ठूसा जाता है कि नहीं, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल था यहाँ पे। अकबर तो सुबह से लेकर रात तक राखी बंधवाता रहता था। साल जिस धर्म में बहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो राखी बंधवाता था। मतलब कुछ मतलब जिसको कोई सगी बहन के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिस धर्म में, वो राखी बंधवा रहा है पूरे प्रजा से अपनी। मतलब हर वो राखी के दिन वो किसी एक बड़े अंग्रेजी अखबार के अंदर छप जाता आर्टिकल। अब आप कुछ भी सोचते रहो। मतलब होली के दिन वो सुबह से लेकर शाम तक होली खेलता। अरे यार भाई,
मतलब क्या क्या बताना चाहते हो कि सब सारा अंग्रेजों का किया धरा और ये बाकी सब तो बहुत अच्छे थे, तो फिर नहीं, नहीं, जो तो साहेब वलीउल्लाह लिख रहे थे, जो लिख बात रहे यही बाकी लोग आती लिख रहे है कि हर आलिम उलमा फिर अकबर को गाली क्यों देता है? मैं बताता हूँ गाली क्यों देता है। दीन इलाही क्या था? उसने हाँ दीन इलाही क्यों शुरू किया? जी लोगों को पता नहीं है इसका। ये देखिए कि अकबर के ज़माने तक यहाँ पर जितने भी इस्लामी शासक हुए, खुतबा जो था वो खलीफा के नाम पर पढ़ा जाता था। जो जुम्मे का खुतबा होता है वो खलीफा के नाम पे पढ़ा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल अकबर ने संदेशा भिजवाया कि साहब कि हम तुमसे कहीं बहुत बड़े हैं, हम तुमसे कहीं बहुत धनी हैं, हर तरह हाँ से हम तुमसे बड़े हैं, तुम क्या चीज़ हो, इसलिए खलीफा हमें मुकर्रर करो, हम बनेंगे खलीफा। तो हाँ अब आप देखो, आप वो तुर्क और ये इसको खलीफा मान लेंगे क्या? तो जब इसको खलीफा नहीं माना तो इसने कहा कि नहीं, अब मैं, ये दीन जो है ये मेरा दीन रहेगा, ये दीन इलाही, और खुतबा अब मेरे नाम से पढ़ा जाएगा। खुतबा अकबर के ज़माने से मुगलों के नाम से पढ़ा जाने लगा। बिल्कुल, आप जो आपको ये जो आप खलीफा वाली बात बोल रहे हो, तो लोगों को ध्यान नहीं है ये बात। ये आपने बहुत रोचक बात बताई और ये लोगों को मालूम होना चाहिए, दर्शकों को, कि ये आज जो खलीफत आंदोलन हम सब जो पढ़ते हैं कि ये वहां से संचालित होती है विचारधारा, ये सर टीपू सुल्तान के पत्र भी हैं जो खलीफा को हाँ, लिखता था। हाँ, हाँ, जब हाँ। मुगल कमजोर हो गए दिल्ली में, तो लिख रहा है ये काफिर मराठाओं के साथ मुगल मिल चुके हैं और असली जो शहंशाह हिंद तो मैं हूं, मैं हिंद का बादशाह हूं, तो मुझे मान्यता दो। और अपनी पूरा रिज्यूमे जो भेज रहा है, जैसे नहीं सीईओ के लिए पद के लिए आप रिज्यूमे भेजते हैं कि आप साउथ एशिया रीजन का जो सीईओ मुझे बना दो, तो ऐसी एक जो कोई लिखे, तो उस पत्र के अंदर लिखता है कि मैंने इस जगह पे इतने काफिर मारे, यहाँ पे इतने काफिर मारे, यहाँ पे हाथियों से रुंधवाया, तो असली तो शहंशाह हिंद में हूं, ये सब। तो सोचिए उस समय भी खलीफाओं से जब तक इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता था, यहाँ पर ये परेशान रहते थे। ये टीपू सुल्तान के पत्र है इस तरह के, अपने रिज्यूमे भेज रहा है कि मुझे साउथ एशिया ऑपरेशन का हेड बना दो आप, मतलब उस टाइप की, मतलब उस जमाने की वो भाषा। तो ये स्थिति इन लोगों की रही है। तो इसलिए साहब, मुझे लगता है ये आई शैडो बैंडिट और पटना वाले मास साहब जो हैं, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या ये कहें कि साहब कि उनका निर्माण जो है, उनका जो निर्माण है लेकिन सर यहाँ पे बड़ा वो सवाल ये है जो एक मतलब एक ही थान के कपड़े से हुआ है, एक ही थान का कपड़ा है बिल्कुल। वो, उसी लेकिन से सर इनका मेरा निर्माण बड़ा हुआ है, सवाल, चिंता का विषय ये है कि और ये एक ही लोग आपके, दस्तरखान पे ये झीमते हैं। बिल्कुल, अब इनके साथ बड़ा, लेकिन सर कंसर्न ये होना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनका काउंटर करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी क्या ड्यूटी निभा रहे हैं, ये बड़ा सवाल। ये बड़ा सवाल है कि जो 11 साल से लाभ उठाते रहे तमाम जो इतिहासकार है, जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो क्या नैरेटिव, वो क्यों सच बोलने से डरते हैं, या उनका अध्ययन कमजोर है, क्या है? हम तो इतिहासकार नहीं, मैं तो नहीं मानता अपने आप को इतिहासकार। मेरी तो रुचि है, इसलिए मैं कभी कभी हिस्ट्री से जुड़े हुए विषय बना लेता हूं। आपकी भी रुचि है, इसलिए हम कभी चर्चा कर लेते हैं। आपने भी लिखा, किताबें लिखी इतनी। लेकिन जिनका काम है, जो शिक्षक है, जो इतिहास पढ़ा हुआ है, जो इतिहास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कम से कम वो तो आगे आए, वो तो सच बताएं कि नहीं भाई, ये व्यक्ति गलत बता रहा है, ये फैक्ट गलत है। ये हमारा काम तो ना होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। सोचना चाहिए कि 11 साल में आपने क्या इस क्षेत्र में हासिल किया है। ये आज ऐसे वक्त पर नजर आ रहा है मुझे तो। जी, तो आइए आज की इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रखर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।